कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म किया है और माशाल्लाह हमने आज से स्टार्ट करना है द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता चलूँ कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको हम हार्मोनल सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हम जितना भी डिस्कशन करेंगे सबसे पहले हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। और दूसरी बात, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड मेजॉरिटी जो सिक्रीशन देती है दे आर हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या है? इट इज अ केमिकल मैसेंजर which produce in one part of the body but they act on the target tissue and they produce biological effect in other part of the body। जो हार्मोन्स है वो प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, हार्मोन्स लिपिड इन नेचर के होते हैं। देर आर मुख्तलिफ डिफरेंट नेचर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस ये भी करेंगे कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो लिपिड इन नेचर है, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी पहले जनाब सबसे पहले हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसकी जो डिफरेंट डेवलपमेंट है वो पढ़ेंगे। फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर फिजियो पैथो एंड इन दी फार्माकोलॉजी। तो हैविंग सेड दैट वी शुड गो वन बाय वन इन दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे वो किस टॉपिक से करेंगे, दैट इज नोन एज थायराइड डेवलपमेंट। तो हम एम्ब्रियो वाले पार्ट से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड दी थायराइड डेवलपमेंट। देखिए, इस थायराइड डेवलपमेंट से पहले मुझे थोड़ी सी आप लोगों को एम्ब्रियोलॉजी की इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले याद रखें कि हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल और जो फीमेल ओवम है ये आपस में मिलते हैं इन द एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब और इन दोनों की यूनियन से क्या बनती है? जायगोट। तो एक्चुअली जो जायगोट है दैट इज अ डिप्लॉयड सेल। दिस जायगोट अंडरगो सम चेंजेस एंड व्हेन द एम्ब्रियो बिकम 2 वीक्स। जब एम्ब्रियो 2 वीक्स का होता है उस एम्ब्रियो को हम कहते हैं बाइलेमिनार डिस्क। इसको हम क्या कहते हैं? बाइलेमिनार। और जो एम्ब्रियो 2 वीक्स की है एक तो उसको हम बाइलेमिनार एम्ब्रियो कहते हैं, इसको हम ब्लास्टूला भी कहते हैं। बट व्हेन द एम्ब्रियो बिकम 3 वीक्स, 3 वीक्स एम्ब्रियो इज नोन एज ट्राइलेमिनार एम्ब्रियो। तो इसको हम ट्राइलेमिनार तो भी कह सकते हैं लेकिन इसको हम गेस्टूला भी कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि इस वीक के अंदर एम्ब्रियो की 3 लेयर्स बनते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म। एक क्या होता है? एक्टोडर्म। फिर इसके बाद जनाब सेकंड वन इज मीजोडर्म और सबसे लास्ट में जो लेयर बनता है दैट इज कॉल्ड दी एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में जिससे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर फिर डेवलप होते हैं। लेकिन एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न तो हम टायराइड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से आप लोग को बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल इनिशियली जब फेरिंग्स बनता है ना, प्रिमिटिव फेरिंग्स, इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ फेरिंग्स, अब ये ओरल कैविटी से होती है। और यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे होता है? वो नेक में होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो प्रिमिटिव फेरिंग्स है यहाँ से एक आउटग्रोथ निकलता है एंड दैट इज नोन एज थायराइड डाइवर्टिकुलम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड थायराइड डाइवर्टिकुलम। अब ये जो थायराइड डाइवर्टिकुलम है इसने फ्यूचर में थायराइड ग्लैंड बनाना है और फिर यहाँ पे ये ओरल कैविटी से नीचे जाएगी नेक की तरफ, क्योंकि जो एडल्ट थायराइड है या बर्थ के बाद जो थायराइड है वो तो हमें नेक में मिलती है, क्योंकि इन द नेक वी हैव एयरवे दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया and on both side of the trachea we have the thyroid gland। तो कहने का मतलब ये है कि the most important thing you people should know कि the primitive pharynx there is thyroid diverticulum arise and later this thyroid diverticulum connect with the neck by the help of a duct that is called thyroglossal duct। इसको हम क्या कहेंगे? thyroglossal duct। और जब thyroid gland ओरल कैविटी से नीचे उसकी टिश्यू नेक में आएगी और thyroid gland डेवलप होगा, so this duct will close later। और इसका एक रेमिनेंट रहेगा जिसको हम फोरामिन सीकम कहते हैं। तो इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज फोरामिन सीकम इन एडल्ट, इट इज द रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल इनिशियली thyroid diverticulum arises from the floor of primitive pharynx and then it descends down toward the neck, but this thyroid diverticulum connected to the tongue by a duct known as thyroglossal duct। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली जो प्रिमिटिव फेरिंग्स है यहाँ से थायराइड डाइवर्टिकुलम अराइज होगी, उससे फ्यूचर का थायराइड ग्लैंड बनेगी और ये नीचे नेक की तरफ डिसेंड करेगी। और इस थायराइड डाइवर्टिकुलम को नेक के साथ कनेक्ट करने वाली डक्ट क्या है? थायरोग्लोसल डक्ट है, विच नॉर्मली डिसअपेयर। मतलब नॉर्मली इसको क्या करना है? डिसअपेयर होना है। और जब थायराइड थायरोग्लोसल डक्ट डिसअपेयर हो जाए तो उसकी जो रेमिनेंट रहता है दैट इज कॉल्ड फोरामेन सीकम।
तो फॉर मी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन. If someone asks you what is the foramen cecum, it is the remnant of thyroglossal duct. लेकिन in some cases इस remain persist and leads to cyst formation. अब सवाल ये है, the most important thing, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताने लगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये thyroglossal duct है, that is called thyroglossal duct, which connect the oral cavity with the neck area, but this duct has to be disappear after the birth and later it replaced by foramen cecum. लेकिन कहने का मतलब यह है कुछ लोगों में दिस डक्ट इवन रिमेन परसिस्ट एंड दे डू नॉट क्लोज एंड देयर इज एबनॉर्मल डायलेटेशन इन दिस डक्ट. सो व्हेन द डक्ट remain open after the birth leads to dilatation, that is called thyroglossal duct cyst. So what is thyroglossal duct cyst? It is the remnant of, it is the persistence of thyroglossal duct which leads to dilatation, and that will leads to anterior midline neck mass, that is called swelling. अब यहाँ पे दो चीजें हम डिस्कस करेंगे. यहाँ से अगर हम दो पॉइंट्स क्लियर कट ले ले तो वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे. देखें, मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये थायरोग्लोसल डक्ट है जिसको बाद में खत्म होना है, लेकिन अगर ये परसिस्ट रहा तो उसको हम थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट कहते हैं. अगर एक पेशेंट है वो आपके पास आता है एंटीरियर नेक मास के साथ, एंटीरियर नेक मास या एंटीरियर नेक स्वेलिंग के साथ, तो यहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं. या तो मास जो है वो मूवेबल होगा. अगर इस पेशेंट को आप कहे कि आप टंग बाहर निकाले या उसको आप एक बूंद पानी दे दे, इफ यू टेक द वाटर टू द पेशेंट टू swallow और प्रोट्रूड द टंग, उस पर अगर मास मूव करे या हो सकता है कि वो मास मूव ना करे, तो कहने का मतलब ये है कि एनी स्वेलिंग इन द नेक एरिया विच इज मूवेबल ऑन द प्रोट्रूजन ऑफ टंग, दैट विल बी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट. लेकिन याद रखें जो मूव ना करे तो वो परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस है. ये ब्रेंकियल आर्चेस और ब्रेंकियल क्लेफ्ट की जो मसला है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. नीचे हम एम्ब्रियोलॉजी के मजीद टॉपिक्स करेंगे तो उसमें हम फेरेंजियल अपरेटस कहेंगे तो उसमें सर्वाइकल साइनस की बात होगी. तो देखिए आपके पास एक मरीज आता है एंड दैट पेशेंट हैज नेक मास, मतलब स्वेलिंग है उसकी नेक में, एंड इफ यू आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड द टंग और swallow द वाटर, if that mass is moved, that will be thyroglossal duct cyst. और अगर वो मूव ना करे that will be persistent cervical sinus. तो यहाँ पे लिखते हैं कि thyroglossal duct cyst present is the anterior midline neck mass. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये इन लोगों ने ये जो फॉर एग्जाम्पल एक इमेज दिखाई है, इसमें जो एरिया है दैट इज thyroglossal duct cyst that move. The most important point to remember, that move with swallowing or protrusion of the tongue versus persistent cervical leads to branchial cleft cyst in the lateral neck area. इसका मतलब यह है simply if any patient has anterior neck swelling and if that swelling moves on taking water or protruding the tongue, think about thyroglossal duct cyst. और अगर वो मूव ना करे तो फिर persistent cervical sinus होगा. अब यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ी है वो हम डिस्कस करेंगे. अगर एक पेशेंट है वो बर्थ के बाद भी जनाब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल देयर इज नो थायराइड टिश्यू इन द नेक, इसका मतलब नॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड है ये तो नेक में होना चाहिए ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया, बट अ पेशेंट डायग्नोज हैविंग नो थायराइड टिश्यू इन द नेक, तो फिर थायराइड की जो एबनॉर्मल जगह है वो मोस्ट लाइकली क्या है, दैट इज लिंगुअल थायराइड. वो फिर जनाब टंग के साथ होगा. इसलिए कहते हैं the most common ectopic thyroid tissue, that is called lingual thyroid, lead to the tongue. The removal may result in hypothyroidism if it is the only thyroid tissue present. क्योंकि जो ectopic thyroid है जिसको हमने रिमूव करना है या उसको नीचे डिसेंड करना है वो डिपेंड करता है कि हाउ मच thyroid tissue is formed. अगर हमें सर्जरी करनी पड़ी तो फिर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में जाएगा, वो पूरी लॉन्ग लाइफ लीवोथायरोक्सिन लेगा. ठीक है जी. यहाँ पे अब दो चीजों की तरफ जाते हैं. थायराइड ग्लैंड के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक फोलिकुलर सेल्स है और एक पेरा फोलिकुलर सेल्स है. जो पेरा फोलिकुलर सेल्स है उसको सी सेल्स ऑफ थायराइड भी कहते हैं. एग्जाम के अंदर ये फोलिकुलर सेल आता है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म. जो इनर लेयर होता है एम्ब्रियो के अंदर, यहाँ से क्या डिराइव होता है, दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्म. तो एंडोडर्म यहाँ से डिराइव होता है. और जो पेरा फोलिकुलर सेल है यहाँ फोर्थ फेरेंजियल पाउच से आता है. So parafollicular cell arises from fourth pharyngeal pouch. We will discuss those. और जो पाउच है याद रखें ये भी एक किस्म की एंडोडर्म है. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें, जो फोलिकुलर सेल्स है ये तो हम आगे डिस्कस भी करेंगे,
लेकिन यहाँ से एक चीज याद रखें, द फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड प्रोड्यूस T3 एंड T4। लेकिन जो पैरा फोलिकुलर सेल्स है, पैरा फोलिकुलर सेल, यहाँ से क्या आता है, कैल्सिटोनिन। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि फोलिकुलर सेल रिलीजेस T3 T4, पैरा फोलिकुलर सेल रिलीजेस कैल्सिटोनिन। तो ये डायग्राम इन लोगों ने वैसे दी है, दिस इज फॉर एग्जांपल द ट्रेकिया। ये सारा का सारा ट्रेकिया है, और ट्रेकिया की ये दोनों साइड हमारे पास कौन सा ग्लैंड है, थायराइड। इसका एक लोब जनाब ये है, इस वन लोब, दिस इज द अनदर लोब, और इन दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर इस्थमस होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आगे इसकी नाट में भी पढ़ेंगे इसकी ब्लड सप्लाई क्या है। बट इंटरनल कैरोट आर्टरी ये ब्रेन की तरफ जाती है, और एक्सटर्नल कैरोट आर्टरी फेशियल एरिया में, सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोट आर्टरी। ये जो एक्सटर्नल कैरोट आर्टरी है इसकी ब्रांच है सुपीरियर थायराइड, और जो इन्फीरियर थायराइड है ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक से आती है, जो सब क्लेवियन आर्टरी से आती है। ठीक है, सो होप दिस टॉपिक मेक सेंस, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे एमसीक्यूज बताए हैं और एमसीक्यूज हाईलाइट किए हैं, वो प्लीज आप लोगों ने जरूर करने हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से ये सिस्टम प्रॉपर स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाएंगे, व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके अंदर जनाब मेन मेन एमसीक्यूज क्या है। एक्चुअली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। फिर ये ब्रेन के अंदर होता है, और इसके दो लोब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट हैज टू लोब्स। इसका एक एंटीरियर लोब है और एक पोस्टीरियर है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसका दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस है। अब आते हैं जनाब इंटीरियर की तरफ, लेकिन इंटीरियर में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वेरी इजी टू रिमेम्बर। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यहाँ से हमें सिर्फ दो हार्मोन याद रखने हैं, वन इज एडीएच, अनदर इज ऑक्सीटोसिन। तो सिर्फ ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं कि हमें कहाँ से मिलेंगे, पोस्टीरियर से। इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी हैं दे विल कम फ्रॉम दी एंटीरियर। तो अभी स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को समझ आ जाएगी। एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इवन प्रोलैक्टिन, growth hormone, and beta endorphin. This beta endorphin is very very important one, याद रखना है। beta endorphin is secreted by specialized cells of anterior pituitary in response to stress। जब पेशेंट स्ट्रेस में होता है तो बीटा एंडोर्फिन रिलीज होता है, और ये सब्सटेंस पी पे काम करके, ये म्यू रिसेप्टर पे काम करके ये पेन को डिक्रीज करता है। सो इट डिक्रीज द पेन व्हाइल एक्टिंग ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। फिर एक होता है एमएसएच, मेलानोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट कम फ्रॉम द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी। अब ये वाला जो लोब है ना, इसके दरमियान, अब ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, इसके दरमियान ये इंटरमीडिएट है। दिस इंटरमीडिएट लोब इज आल्सो एक्ट द पार्ट ऑफ इंटीरियर। ये भी किसका हिस्सा होता है, एंटीरियर। लेकिन स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कि जो एमएसएच है ये कहाँ से आता है, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब एक्चुअली जो एंटीरियर पिट्यूटरी है that is derived from the oral ectoderm, actually that is called rhythmus pouch। होता यह है कि जो फेरिंग्स है, मतलब माउथ के अंदर, वहां पे एक्टोडर्म टिश्यू की कुछ कलेक्शन बनती है जिसको rhythmus pouch कहते हैं, और माउथ से ऊपर की तरफ इनवेजिनेट होना शुरू करते हैं, जो फ्यूचर का इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनेगा। अब हार्मोन की तरफ आते हैं। हर एक हार्मोन का दो यूनिट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। जो हार्मोन सब यूनिट कॉमन टू TSH, LH, FSH, and beta HCG, human chorionic gonadotropin, and that is usually come from placenta। ये कहाँ से आती है, प्लेसेंटा से आती है। अब यहाँ पे जो दो चीज़ आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेम्बर दिस। एक्चुअली अगर हार्मोन है इसका एक अल्फा सब यूनिट होगा और एक बीटा सब यूनिट, लेकिन जो पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है कि जो अल्फा सब यूनिट है ये मेजोरिटी हार्मोन के अंदर कॉमन होता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज बीटा सब यूनिट। So beta subunit will determine hormone specificity. If the question comes which subunit in the hormone that determine specificity, think about beta subunit। अब इसके बाद आते हैं प्रोप्रियोनो मेलानोकार्टिन डेरिवेटिव, that is called POMP, that is called proprio melanocortin derivative।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ से तीन चीजें आती है। जो प्रोप्रियो मेलानोकार्टिन है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। इससे तीन चीजें आती है। वन इज बीटा एंडोर्फिन, अनदर इज एसीटीएच एंड एमएसएच। ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। द निमोनिक टू रिमेम्बर फॉर्म इज दैट इज बैम। बैम के अंदर बीटा एंडोर्फिन, दैट इज कॉल्ड एसीटीएच एंड एमएसएच। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि आप लोग यहाँ से कुछ क्लूज भी ले लें, ताकि आगे पढ़ने में हमें फिर आसानी हो और थोड़ा सा आप लोग का इंटरेस्ट भी बढ़ जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे इसको सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। देखिए, होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल ऊपर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे आप लोग को पता है दिस कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, वन इज एंटीरियर अनदर इज पोस्टीरियर, और यहाँ पे इंटरमीडिएट है। अब दिस स्ट्रक्चर इज किडनी, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, होता यह है कभी कभार, और से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। नाउ अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एड्रिनल ग्लैंड बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इफ डैमेज, जिसकी वजह से कार्टिसोल का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड रिलीज कार्टिसोल एल्डोस्टेरोन, अगर कार्टिसोल लेवल कम हो जाए तो फिर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को इम्पल्स मिलेगी कि वो एसीटीएच रिलीज क्या करे, वो ज्यादा करे। क्योंकि एसीटीएच कम फ्रॉम वेयर, एसीटीएच कम फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जब एड्रिनल ग्लैंड कार्टिसोल कम देगा तो एसीटीएच ज्यादा होगा। और याद रखिए, एट कम फ्रॉम प्रोप्रियोनो मेलानोकार्टिन सेल। तो जब एसीटीएच ज्यादा होगा तो अपने साथ एमएसएच को भी ज्यादा करेगा। और एमएसएच इज मेलानोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से मेलानिन ज्यादा होगी, देयर विल बी पिगमेंटेशन। इसलिए दोज पेशेंट हु हैज डिक्रीज कार्टिसोल इन द प्रॉब्लम लाइज इन एड्रिनल ग्लैंड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिसन डिजीज। उसमें कार्टिसोल कम होने की वजह से जब एसीटीएच बढ़ता है तो एमएसएच भी बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों की ओरिजिन सेम है। तो द पेशेंट विल डेवलप पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। कभी कभार होता यह है, यहाँ से एसीटीएच ज्यादा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला है तो एसीटीएच ज्यादा होगा, इसकी वजह से ज्यादा कार्टिसोल रिलीज होगा। और जब कार्टिसोल ज्यादा होगा इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में जितना एसीटीएच ज्यादा होगा उतना कार्टिसोल भी ज्यादा होगा। तो एसीटीएच अपने साथ किसको बढ़ाएगा, एमएसएच। इसकी वजह से भी द पेशेंट विल डेवलप कंडीशन नोन एज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। अब आते हैं जनाब, तो ये तीन चीजें, बीटा एंडोर्फिन, एसीटीएच एंड एमएसएच, दे कम फ्रॉम प्रोप्रियोनियम मेलानोट्रोपिन डेरिवेटिव। अब देखिए, कुछ सेल्स ऐसे हैं, मतलब पिट्यूटरी के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिसकी नेचर एसिडोफिल है, कुछ ऐसी है जिसकी नेचर बेसोफिल है। अब जो एसिडोफिल है वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। सो दिस इज एसिड पिग, एसिड पीजी, इस तरह याद रखें कि एसिड पीजी या एसिड पिग, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, दे आर एसिडोफिल, ये एसिडिक इन नेचर हार्मोन है। और बी फ्लैट बेसोफिल, मतलब बी फ्लैट के अंदर बी पर बेसोफिल, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच एंड टीएसएच, दे ऑल आर नोन एज ऑफ बेसोफिल। और अगर आप ओवरऑल इकट्ठा जनाब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन याद रखना चाहें, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्लैट पीजी। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लैट पीजी, आई इसलिए स्मॉल है कि हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो फ्लैट है, एफ एस एच, एल एच, ए सी टी एच, टी एस एच, दे आर बेसोफिलिक, बट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, दे आर एसिडोफिलिक। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे, एक एक हार्मोन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से ये चीज याद रखनी है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब लोब है, दे ओनली स्टोर एंड रिलीज वेसोप्रेसिन। देखिए हम पढ़ेंगे कि यहाँ से कोई हार्मोन बनता नहीं है, मतलब अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात करें तो यहाँ से हार्मोन बनते नहीं है, इसमें जस्ट हार्मोन की स्टोरेज होती है, और जरूरत पड़ने से यहाँ से हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और व्हाट आर द टू हार्मोन विच स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर, वन इज एडीएच, अनदर इज ऑक्सीटोसिन। इसमें से एक एडीएच है, अनदर इज ऑक्सीटोसिन, बोथ मेड इन दी हाइपोथैलेमस। अब ये दोनों कहाँ बनते हैं, हाइपोथैलेमस, इन दी सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम एडीएच प्रॉपर पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन प्रॉपर पढ़ेंगे, तो उसकी सिंथेसिस रेगुलेशन हम दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस 90% एडीएच बनाता है, और जो पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो 90% किसको बनाते हैं, ऑक्सीटोसिन, and then transported to posterior pituitary through
न्यूरोफाइसिन, दैट इज अ carrier protein and that is derived from neuroectoderm. अब मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि what you people should know at the end of this lecture. Pituitary gland is the master gland of the body present in the depression that is tila tersica in the sphenoid bone. It has two lobes, anterior and posterior. जो anterior lobe है वो adenohypophysis है, posterior lobe is called neurohypophysis. ये जो एंटीरियर लोब है ये एक्टोडर्म से डिराइव होता है, रेड के स्पाउच, और ये न्यूरो एक्टोडर्म न्यूरोनल टिश्यू से ये डिराइव होता है। ये भी एक्टोडर्म है, ये भी एक्टोडर्म है, बट ये ओरल एक्टोडर्म है और ये न्यूरो एक्टोडर्म है। इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, इसको हम फ्लैट पीजी के नाम से याद रखते हैं। लेकिन इसमें याद रखें जो फ्लैट वाले हैं ये बेसोफिलिक है, पीजी वाले एसिडोफिलिक हैं। और आखिर में ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है या लोब है उसमें सिर्फ हार्मोन या तो स्टोर होंगे या यहाँ से हार्मोन टाइम आने पे क्या होंगे, रिलीज होंगे। यहाँ पे हार्मोन बनते नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों ने यहाँ से गेट करनी है, so posterior pituitary lobe only stored and released ADH and oxytocin. And both these two hormones we will discuss in a greater detail when we study the subsequent lecture. जब हम subsequent lectures में जाएंगे इन सब को हम एक दफा दोबारा क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे और इन सब को हम फिर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। So this is what all from today. Inshallah, in the next tutorial we will start the next topic in a